नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जब किसी प्रदेश की सियासत एक शब्द पर आकर अटक जाए तो मामला पेचीदा हो जाता है। ठीक वैसे जैसे इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रहा है। करीब 2 हफ्ते से रामचरितमानस की चौपाइयों पर सियासत गरमाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी उसे अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान ने और ज्यादा तूल दे दिया। दरअसल यह मुद्दा सीधे सीधे दलितों और पिछड़ों से जुड़ा है। ऐसे में मायावती भी खुद को इससे दूर नहीं रख पा रही। आज मायावती ने इस विवाद पर दूसरी बार ट्वीट किया। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके निशाने पर अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी थी, लेकिन मायावती के हमले का अंदाज बदला हुआ था। कहा जा सकता है कि मायावती के तेवर और उनके शब्दों के कलेवर पहले से जुदा थे। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान में दलित और पिछड़ों के लिए एससी, एसटी और ओबीसी जैसे शब्दों का जिक्र है। ऐसे में शूद्र कहकर अखिलेश यादव को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मायावती यही नहीं रुकी। आज उन्होंने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलवाई और दलितों के मुद्दे पर गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। इससे पहले मायावती ने रामचरितमानस विवाद पर 30 जनवरी को ट्वीट किया था। तब उन्होंने सपा पर संकीर्ण राजनीति का आरोप लगाया था और यह भी बताने की कोशिश की थी कि सपा और भाजपा की मिलीभगत के चलते यह मुद्दा तूल पकड़ रहा है, जिससे जनता का ध्यान मुद्दों से भटक जाए। लेकिन पहले की तुलना में मायावती का आज का ट्वीट सपा को ज्यादा चुभने वाला था। अखिलेश यादव से जब मायावती के हमले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में फिर से मायावती को भाजपा की बी टीम बता दिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मायावती को जमीनी हकीकत की समझ होती तो वो ऐसे बयान नहीं देती। कुल मिलाकर आज भी शूद्र वाली सियासत उत्तर प्रदेश में छाई रही। लेकिन सवाल यह है कि इस विवाद का अंत कब होगा? क्या सपा की कोशिश इस विवाद को लोकसभा चुनाव तक खींचने की है, या फिर वाकई ये सामाजिक मुद्दा है जिसके दलित और पिछड़े समाज के अधिकतर लोग सहमत हैं? आज मैं इसी सियासत का करूंगा चुभने वाला विश्लेषण। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन धर्म सबसे बड़ी धुरी रहा है। भाजपा हिंदू एकता को लेकर सनातन धर्म की बातें शुरू से करती आई है। कहते हैं कि इसकी मदद से भाजपा केंद्र की सत्ता में 2014 से स्थापित हो चुकी है। ऐसे में यूपी में रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर सनातन बनाम जाति की राजनीति शुरू हो गई है। चर्चा है कि इस सियासी रणनीति के जरिए सनातन धर्म में समाहित जातियों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। और इसी विवाद के बीच मायावती ने ऐसा ट्वीट कर दिया जो सपा को चुभ रहा है। मानस के महाभारत में माया का संविधान पाठ चरित्र है, हिंदू विरोधी चरित्र है, राम विरोधी चरित्र है और श्री रामचरितमानस विरोधी चरित्र है और गुंडागर्दी, अराजकता, अपराध का संरक्षण करने वाला चरित्र है। शूद्र विवाद पर सीधा संदेश, अपमान न करो अखिलेश। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मन मर्जी से करती है। समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आके खड़ी हो जाती है। सपा की सियासत पर बसपा ने खींची लकीर। विक्टिम कार्ड खेलनी है। ये कार्ड तो उस वक्त भी था जब उन्होंने अलायंस करा था समाजवादी पार्टी से और उनके 0 MP से 10 MP हो गए। उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा। दलित वाली राजनीति पर गेस्ट हाउस कांड की दिलाई याद। शर्मनाक वो एक अध्याय है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। और हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जाकर के उनकी जान बचाई और उनको सुरक्षित किया। अन्यथा ये तो सारा का सारा इतिहास है, हम ये जानते हैं। और ये इस बात का प्रमाण है
कि किसी प्रकार का महिला के प्रति और दलित वर्ग के प्रति सम्मान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के अंदर नहीं। समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, उनका चरित्र रहा है, पूरा प्रदेश जानता है। जहाँ तक पिछड़े वर्गों से संबंधित विषय है, समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और उस परिवार में भी सैफई के परिवार की भूमिका है। इसके अलावा वो कहीं नहीं आगे बढ़ते। शूद्र पर सियासी युद्ध, कौन किसके विरुद्ध? बात तो चुभेगी। यह बात सही है कि जातिगत राजनीति से उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। यही वजह है कि जब भी कोई दल अपनी रणनीति बनाता है तो जातियों के हिसाब से समीकरण भी बिठाए जाते हैं। पिछले कुछ चुनावों को देखें तो भाजपा ने बसपा के वोट बैंक में सफल सेंधमारी की है और अब अखिलेश की नजर बसपा के वोट बैंक पर है, लेकिन अखिलेश यादव अपने मकसद में कामयाब हो पाए उससे पहले ही मायावती सतर्क हो गई हैं। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने कैडर और वोटर तक बड़ा संदेश पहुंचाया, लेकिन अखिलेश यादव ने मायावती पर चुभने वाला पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। तो वहीं कांग्रेस ने कह दिया कि भाजपा जब जब घिरती है मायावती उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। जिस रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत के सहारे अखिलेश यादव 24 विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर मायावती ने एक बड़ा ब्रेकर लगाने की कोशिश की है। मायावती ने मानस के मुद्दे पर न सिर्फ अखिलेश यादव को घेरा, बल्कि शूद्र शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने ट्वीट किया, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्रों की नहीं बल्कि SC, ST और OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने पर भी अपमानित किए जाते हैं जाति के आधार पर। बाबू जगजीवन राम अपने समय के देश के चोटी के नेता होने के बावजूद भी जब उनके द्वारा उद्घाटित मूर्ति को गंगजल से धो करके उनका अपमान किया जाता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगाजल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स CM से ज्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। यानी मायावती ने अखिलेश के पूरे प्लान को ही जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं। मतलब एक तरफ मायावती अखिलेश पर हमलावर है तो दूसरी तरफ भाजपा पर भी हमला करते हुए खुद को विकल्प के रूप में दिखाना और बताना नहीं भूल रहे। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हुआ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ और सबका विकास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है और सर्वस्पर्शी है। और हमारी सरकारों के काम, गरीब कल्याण के काम, अंत्योदय के काम और जनता की बेहतरी के लिए जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को लेकर हम लोग साथ जब आगे बढ़ रहे हैं। मायावती ने हर ट्वीट में समाजवादी पार्टी का घेराव किया है और जिस समाज को अखिलेश शूद्र बताकर अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं, उसे मायावती ने SC, ST और OBC की परिभाषा में गढ़कर कहीं न कहीं अपने कैडर कार्यकर्ताओं और वोटरों को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। साथ ही साथ दलित मुद्दे पर गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। मायावती ने लिखा,
सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला करवाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि जो रामचरितमानस है या फिर जो मनुस्मृति है वो दलितों पिछड़ों के लिए वो ग्रंथ नहीं बल्कि उनके लिए जो भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, वो महत्वपूर्ण है। और उसमें उन्होंने एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग उनकी बात की है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं शूद्र की बात करके उन लोगों का अपमान कर रही है। यानी मायावती ने बताने की कोशिश की है कि सपा हमेशा से ही दलित और महिला विरोधी रही है। मायावती ने शूद्र विवाद को सपा की नाटकबाजी भी करार दिया। कुल मिलाकर के रामचरितमानस देश की आस्था का केंद्र है। देश के अंदर किस प्रकार का जीवन होना चाहिए उसकी उसने प्रेरणा दी है। राम कथा को जन जन तक उसने पहुंचाया है। उसको लेकर के लोगों ने अपने जीवन को ठीक किया है। और मैंने एक बार पहले भी कहा कि मॉरिशस गए, गयाना गए, फिजी गए या गिरमिटियाओं को भेजा अंग्रेजों ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर, सहारा था उनका रामचरितमानस का, गुटका या हनुमान चालीसा। आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। इधर मायावती ने सपा पर हमला किया तो अखिलेश भी एक्शन में आ गए और फिर एक बार इशारों इशारों में मायावती को भाजपा की बी टीम बता दिया। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। मायावती के ट्वीट के बाद यूपी की सियासत में नया बवाल मचा है। भाजपा ने जहां मायावती की बातों को सही ठहराया तो कांग्रेस ने कहा भाजपा जब जब घिरती है मायावती बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। संवैधानिक अधिकार एक निगाह से देख रहा है, संविधान एक निगाह सबको देख रहा है, तो फिर ये नेवला जो बन करके समाजवादी पार्टी में जा करके समाजवादी पार्टी को दीमक की तरह खाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समयों में बहन जी सही कह रही हैं कि नफरत फैलाने की बजाय आपको मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। बहन जी ने हमेशा से काम किया है, जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है बहन जी से उबारने काम करती हैं। जब आज पूरा देश एक मत होकर अडानी भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ खड़ा है, बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होकर उसे बचाने काम कर रही हैं। जो बात आज कही है इसके लिए और भी अवसर थे। मुझे लगता है बहन जी को इतिहास माफ नहीं करेगा, अन्यथा ये काम करना छोड़ दें। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने शूद्र वाली पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसके बाद भाजपा इस पर बोलने से बच रही थी, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि कहीं इसका माइलेज समाजवादी पार्टी को न मिल जाए। लेकिन अब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जो सीधा हमला बोला है, उससे 24 की लड़ाई से पहले नया ट्विस्ट आ गया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे बयान ये बताते हैं कि मौजूदा वक्त में बसपा अपने वोट बैंक पर पकड़ नहीं बना पा रही और कमजोर होती बसपा के वोटरों को अखिलेश यादव ने अपना नया लक्ष्य बना लिया है। यूपी की सियासत में यही उथल पुथल नया रोमांच पैदा कर रही है। अखिलेश यादव ने शूद्र वाली जो लाइन पकड़ी थी उसे हर रोज खींचने की कोशिश हो रही है। आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो फिर से सीएम आवास को गंगा जल से धोने का मुद्दा उठाया। उन्होंने भाजपा की नीयत पर चुभने वाले हमले की। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। अखिलेश ने शूद्र वाली सियासत को जो रफ्तार पकड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सपा अध्यक्ष तो शूद्र वाली सियासत पर फिलहाल खामोश है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन स्वामी मीडिया के सामने आ रहे हैं,
दलितों और पिछड़ों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और भाजपा की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने अखिलेश की बात को ही आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार में आई, कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी चूंकि उस 5 कालिदास मार्ग कोठी में रह चुके थे, इसलिए उसको गौमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व को नहीं समझा। वो इसी शूद्र समाज में यादव वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उस कालिदास मार्ग को धुलवाने का पाप किया। स्वामी ने जो आरोप लगाए वो अखिलेश पहले ही लगा चुके हैं। जिस दिन मानस विवाद पर अखिलेश ने चुप्पी तोड़ी थी, तभी शूद्र वाली लाइन पकड़ते हुए खुद को इसका भुक्तभोगी बता दिया था। आरोप तो यहाँ तक लगाया कि शूद्र समाज से होने के चलते ही उनकी एनएसजी सुरक्षा हटाई गई। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। अखिलेश ने अपनी लाइन तय कर ली है। वो शूद्र वाले मुद्दे पर ही अब अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। सपा भले ही इसे चुनावी रणनीति मानने से इनकार करे, लेकिन कहीं ना कहीं सच यही है। 2024 का और मेरे बयान से कोई लेना नहीं है। 2024 लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनेगी, तब उसको हम आपको अलग से बता देंगे। स्वामी भले सपा के चुनावी इरादों को सार्वजनिक करने से बच रहे हों, लेकिन सियासत में चर्चा यही है कि सपा अब इस मुद्दे को सबसे बड़ा हथियार बनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि स्वामी विरोध करने वाले संतों महंतों को ढोंगी तक कहने से गुरेज नहीं कर रहे। जब हमने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की, तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी, धर्म के नाम पर दिखावा करने और छलावा करने वाले लोग, उनको अपमानित करना, गाली देना ही अपना धर्म मानते हैं। स्वामी ने ठान लिया है कि वो ना तो रुकेंगे और ना ही अपने ऊपर हो रहे वार को खाली जाने देंगे, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब स्वामी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन न हो रहा हो। शुक्रवार को भी जालौन में साधु संत सड़क पर आए, तलवार और त्रिशूल से स्वामी के प्रतीकात्मक पुतले का वध किया। स्वामी एक तरफ साधु संतों के निशाने पर हैं, तो भाजपा के नेता भी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। क्या है, लोग बदनाम करना चाहते हैं देश को भी, समाज को भी। लोग इसलिए टिप्पणियां करते रहते हैं। उनको ठीक ढंग से अध्ययन भी करना चाहिए, एक एक पैराग्राफ ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए कि प्रभु श्री राम का, कन्हैया का, या जो महापुरुष हुए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, या वह सरदार पटेल, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, उसके पहले मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लोगों ने इस राष्ट्र के लिए, इस धरा के लिए, इस मातृभूमि के लिए, गरीब कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर और अखिलेश की जो रणनीति है वो बताती है कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव से पहले शांत नहीं होने वाला। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद पर सपा और भाजपा के बीच सड़क पर आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। आज लखनऊ में भाजपा के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह सिख समुदाय के लोगों के साथ सपा कार्यालय के बाहर रामचरितमानस लेकर पहुंच गए, जिस पर सपा के कार्यकर्ता भड़क गए। सपा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे सिख समुदाय के लोगों का विरोध किया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह और सिख समुदाय के लोगों को सपा कार्यालय से हटा दिया, लेकिन इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि मानस पर छिड़ी जंग सड़क के रास्ते सदन तक नहीं जाएगी। हंगामा है, नारेबाजी है और रामचरितमानस विवाद पर भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दरअसल भाजपा के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह सिख समुदाय के लोगों के साथ रामचरितमानस हाथ में लेकर सपा कार्यालय पहुंचे थे, जिस पर सपा मुख्यालय के बाहर ही हंगामा मच गया।
सपा कार्यकर्ताओं ने सिमरनजीत सिंह और सिख समुदाय के लोगों को घेर लिया। पहले भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, फिर मीडिया को देख सवाल जवाब शुरू कर दिए। पार्टी के कार्यालय के सामने है भाई साहब, पूरा सही अर्थ के साथ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप बात कर लीजिए। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह को बोलने भी नहीं दिया। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों की ओर से काफी कहने के बाद सपा की महिला नेता ने खुद ही रामचरितमानस का वो पन्ना खोल दिया जिस पर दर्ज चौपाई को लेकर विवाद है और खुद ही मतलब बता डाला। इस देश के सकल ताड़ना के अधिकारी बाबा तुलसीदास जी इतनी नारियों से, पूरे विश्व की नारियों से क्यों नाराज थे जो ऐसा लिख दिए, अपने लिए लिख दिए होते, संपूर्ण नारी चाहे जिस वर्ण की नारी हो। नहीं, हमारा कार्यालय के सामने तो इनको बताना है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। सपा कार्यकर्ताओं के इस रवैये पर भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से वो कर रहे हैं, हम प्रदर्शन ले जाते हैं, लेकिन आपने देखा ये आते ही धक्का मुक्की और सब पे उतारू हो गए। आप लोगों से बात तक नहीं करने दे रहे हैं। अभी भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह और सिख समुदाय के लोगों के सपा कार्यालय पहुंचने से न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता आक्रामक नजर आए, बल्कि सपा की ओर से ट्वीट कर इस पर विरोध जताया गया है। सपा की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया, जो सिख भाई सपा के कार्यालय पर आए उनका स्वागत। भाजपा द्वारा भेजे गए इन गिने चुने सिख भाइयों से अनुरोध है कि वो हाथ में भारतीय दंड संहिता लेकर भाजपा के कार्यालय भी जाएं और लखीमपुर खीरी में थार जीप से जिनकी हत्या की गई उन अपने लोगों के बारे में क्या न्याय हुआ है इसकी जांच करें। मतलब साफ है कि रामचरितमानस विवाद पर सपा पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि रामचरितमानस विवाद को धुरी बनाकर सपा की कोशिश जातीय जनगणना के मुद्दे को और हवा देने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण की बात जितनी ज्यादा होगी, वोटों का ध्रुवीकरण उतना ज्यादा होगा। इसका सीधा असर 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य मानस की चौपाइयों को छोड़ते दिख रहे हैं और ना ही समाजवादी पार्टी शूद्र वाली लाइन को मिटने दे रही है। आज सपा दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर भी टांग दिया गया जिसमें जातीय जनगणना का जिक्र था। जब से यूपी की सियासत में मानस की चौपाइयों की गूंज उठी, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर के रंग रूप बदलने लगे। शुक्रवार की सुबह हुई तो सपा दफ्तर के बाहर जातीय जनगणना वाला ये नया पोस्टर नजर आया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें ऐलान किया गया है कि जातीय जनगणना अभियान चलाया जाएगा। तो ये जनता खूब अच्छे तरीके से समझती है, और जब जब लोगों ने आस्था के ऊपर प्रश्न उठाया तो लोगों को मुंह की खानी पड़ी। ये आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने का मतलब यह है, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं, विकृत मानसिकता का परिचायक है और इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। सपा दफ्तर के बाहर सिर्फ जातीय जनगणना का पोस्टर भर नहीं लगा, शूद्र वाली सियासत का यहाँ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। हम इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा ये होल्डिंग लगा है जिस पर लिखा हुआ है जातीय जनगणना कराए सरकार, जातीय जनगणना जन जागरण अभियान चलाएंगे हम। और ये होल्डिंग लगवाया गया है समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की तरफ से। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने जो संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की थी उस पर पार्टी अब काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन शुक्रवार को सबसे ज्यादा जातीय जनगणना वाले पोस्टर की बात हुई। इससे पहले अखिलेश ने भी ये ऐलान किया था कि जातीय जनगणना को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखी गई है और सपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया, अगर बीजेपी सच में पिछड़ों को सम्मान देना चाहती है तो डॉक्टर लोहिया जी के नारे पिछड़े पावे 100 में 60 नारे को चरितार्थ करे। 60% पिछड़ा, 22% दलित आरक्षण सुनिश्चित करे तथा निजी क्षेत्रों में भी इतना ही आरक्षण सुनिश्चित करके
पिछड़ों को उनका पूरा अधिकार देकर छलावा बंद करे भाजपा। उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। जातिवाद जनगणना की बात बोल रहे हैं, 4 बार सरकार रही, क्यों नहीं कर दिए होते तो आज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सत्ता में रहते हैं तो अति पिछड़ों का हक लूटते हैं, उनको जमीन लूटते हैं, उनको थाने में प्रताड़ित करते हैं, उनके हिस्सेदारी को लूटते हैं, और जब सत्ता आपसे बाहर चले जाते हैं तो आपको ये सब नजर आते हैं। तो ये भी अब समझदार हो गए, ये भी सीख गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अब तक हर चुनाव में नया प्रयोग किया है। कभी अपनी सरकार के विकास के दावों पर चुनाव लड़ा, तो कभी कांग्रेस से गठबंधन करके नया प्रयोग किया, लेकिन हर बार उनका दांव फेल हुआ। और अब उन्हें लगता है कि जातियों को एकजुट करने से ही सियासत के अच्छे दिन आएंगे। तभी तो कभी जातीय जनगणना का जिक्र होता है, तो कभी खुद को शूद्र बताते हुए राजनीति की नई लकीर खींची जाती है। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने ट्वीट किया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर तत्कालीन लेखक पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे तो इस चौपाई में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया क्यों नहीं जोड़ा है? 4 वर्णों में सकल ताड़ना सिर्फ शूद्र को ही क्यों और नारी को ही क्यों? मैं वाल्मीकि जी रचित रामायण का पक्षधर हूँ। कम से कम जो चेहरा है कि राम को गोली चलाने और राम के ऊपर बोली बोलने वाले हैं, दोनों का मतलब राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई समाजवादी पार्टी। और उसी की वजह से ऐसे ही 2-4 नेता रहे तो जो कुछ बचा खुचा समाजवादी पार्टी वो खत्म हो जाए। पर जहां राम जन्म लिए, जहां के अगर एक राजा के रूप में देखें तो राम राज्य की कल्पना होती है कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, सबको एक समान का न्याय देने वाले भगवान राम और रामचरितमानस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो मुझे रावण की याद आती है। भाई देखिए, हर युग में रावण है ना, इस युग के रावण ये बन गए हैं। साफ है कि सपा इस विवाद का चैप्टर क्लोज करने के मूड में नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर माना जा रहा है। पूरी पिक्चर तो तब सामने आएगी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। वो अगले 1 साल तक जातीय ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ही अपनी साइकिल को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ऐसा लग रहा है। कल शाम अखिलेश यादव ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो नए अभियान की तैयारी करते देखे गए। चर्चा है कि अखिलेश यादव अब 85 बनाम 15 की उस बात को आगे ले जाने की तैयारी में है जिसकी शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव कौन सी नई सियासत को धार दे रहे हैं? जातीय गोलबंदी और शूद्र वाली सियासत पर अखिलेश का अगला कदम क्या होने वाला है? यूपी की सियासत में ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इस बीच अखिलेश यादव ने 2 फरवरी की शाम ट्विटर पर एक तस्वीर अपलोड की जिसमें लिखा, रिकॉर्डिंग के दौरान। अखिलेश की यह तस्वीर भी चर्चा का विषय बन गई। लोग सवाल पूछने लगे, जो अखिलेश अक्सर सदरी में नजर आते हैं, उन्होंने बंद गले का फुल बाजू वाला कोट आखिर किस मकसद के तहत पहना है? माना जा रहा है कि अखिलेश यूपी की सियासत में कोई नया धमाका करने वाले हैं। दरअसल मानस के विवाद के बाद सपा ने नई सियासी लाइन पकड़ ली है। अखिलेश यादव खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लड़ाई भाजपा के 80 बनाम 20 वाले बयान के बाद की है। इसे सपा ने 85 बनाम 15 की लड़ाई का नाम दिया है। अब ये लड़ाई कैसी होगी ये खुद अखिलेश ही साफ करेंगे। सीधी बात यह है कि अखिलेश ने अपनी लड़ाई को नए मोर्चे पर आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सपा इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रही है कि मानस वाली लड़ाई में कहीं वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ना घिर जाए। यही वजह है कि अखिलेश मंदिर जाना नहीं भूलते। 2 फरवरी की शाम को उन्होंने मंदिर के अंदर की एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें वो माथे पर चंदन लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, रामचरितमानस संविधान से बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन होते आए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाए। यह हास्यास्पद है। ये देश संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही या आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा।
भारत इस्लाम थोड़ी है, भारत जो है क्रिश्चियन थोड़ी है, भारत भारतीय संस्कृत है और जो भारतीय संस्कृत को मानता हो वही देश में रहने का हकदार भी है। जो भारतीय संस्कृत का विरोध करता हो उसे इस देश में कोई जगह नहीं। अखिलेश यादव शुद्ध देसी राजनीति कर रहे हैं, जिसे जाति वाली राजनीति कहा जाता है। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी और अंबेडकरवादी को एक करने की कोशिश कर चुके हैं। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश ने तय कर लिया है कि उनका पूरा फोकस जातीय राजनीति पर ही केंद्रित रहेगा। वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ दलितों को भी तवज्जो देंगे, फिर चाहे वो जनता में हो या पार्टी के भीतर। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि पार्टी के भीतर बगावत की शुरुआत हो चुकी है। सवर्ण समाज से आने वाले सपा नेता खुलकर अखिलेश के सामने खड़े हो गए हैं। जिस स्वामी को अखिलेश ने राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नई जिम्मेदारी दी है, उन स्वामी पर रासुका लगाने की मांग हो रही है। उनको 2.5 पंक्तियां आती हैं। मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया उनको कि आप मुझसे किसी भी जगह पर जहां सारी जनता इकट्ठी हो, मीडिया के बड़े लोग इकट्ठे हो, धर्माचार्य इकट्ठे हो, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करती हूँ। और शास्त्रार्थ करिए मुझसे श्री रामचरितमानस पर, क्योंकि मैं रोज सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ। मेरी भावना का ग्रंथ है, मेरे माता पिता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी, चाहे मैं इस पार्टी में रहूं, चाहे मैं ना रहूं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी। रोली मिश्रा स्वामी के खिलाफ बगावत करने वाली इकलौती नेता नहीं है। इससे पहले मनोज पांडे, पवन पांडे और राकेश प्रताप सिंह जैसे विधायकों ने भी स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला था। हालांकि ये बात सच है कि जब से अखिलेश ने स्वामी का समर्थन किया तब से कुछ नेता चुप हो गए, लेकिन कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो स्वामी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है प्रयागराज की ऋचा सिंह का। ऋचा सिंह ने स्वामी के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। किसी में स्वामी को छद्म समाजवादी बताया है तो किसी में रामचरितमानस के विरोध पर गुस्सा जाहिर किया है। सिर्फ ऋचा सिंह ही नहीं, जूही सिंह भी स्वामी के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि ऐसी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव में 5 में से 4 सीट पर जीत से लखनऊ में भाजपा दफ्तर का रंग गुलाबी है। गोरखपुर से लखनऊ तक भाजपा कार्यकर्ता जश्न में है। एमएलसी चुनाव में भाजपा को कानपुर उन्नाव खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक और झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर जीत मिली है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता जीत के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की नीतियों को श्रेय दे रहे हैं। दावा है कि जनता का मोदी और योगी के चेहरे पर विश्वास बना हुआ है। यूं तो जश्न छोटा है, लेकिन इस जश्न का संदेश बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत का सपना देख रही भाजपा के लिए परिषद चुनाव के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों पर जो ये एमएलसी के चुनाव हुए, उसके नतीजों से बीजेपी बेहद उत्साहित है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और यहाँ देखिए किस तरीके से पार्टी कार्यालय पर ये जश्न मनाया जा रहा है। विकास की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कारण ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। इस विधानसभा एमएलसी चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति है, जो यहाँ पर युवाओं को रोजगार, युवाओं को बिना किसी भेदभाव के जातिवाद से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने रोजगार दिया है, ऐसे स्नातक युवाओं ने, शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ही बने हुए। विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 5 में से 4 सीटों पर सफलता मिली है। कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट से भाजपा के अरुण पाठक जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड सीट पर बाबूलाल तिवारी ने 1403 वोट से जीत दर्ज की। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा के जयपाल व्यस्त एमएलसी चुने गए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर भाजपा के देवेंद्र सिंह चुने गए।
मैं उनको सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इतना प्रचंड बहुमत कानपुर स्नातक सीट में मुझे दिया है। साथ ही साथ मैं उन पार्टी के नेताओं को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये पूरा तरह चुनाव मतपत्रों के आधार पर हुआ था और उनका जिस प्रकार का आरोप लगता था कि मतपत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है, ये एक सिग्निफिकेंट है, एक संकेत है कि मतपत्र के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और ईवीएम के मशीन पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हालांकि कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर भाजपा तीसरे नंबर पर रही। भाजपा के वेणु भदौरिया को 3282 वोट मिले। मुद्दे आप लेकर के उतरे थे, उन पे खरे उतरे? हाँ, उन पर खरा उतारने के लिए हमने बड़े प्रयास किए और अब भी ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो भी सरकारें आती हैं, जब आई हैं तो सबके सामने इस तरह के प्रदर्शन और वर्ष में 1-2 कार्यक्रम इस तरह के स्टेट लेवल के करते हैं। डायरेक्टर के यहाँ धरना देना, आंदोलन भी मैंने किए समय समय पर। 10 में हमने संगठन ओम प्रकाश शर्मा से अलग होकर के बनाया, निर्दलीय जीते। स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाले दिखाई पड़ते हैं। स्नातक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2015 और 2017 से कब्जा किए हुए थी और एक बार फिर से जीत की हैट्रिक बनाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक ने। अरुण पाठक ने 53,000 से ज़्यादा मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कमलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशिता कर रहे थे, उनको हराया है। विधान परिषद चुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही भाजपा के लिए कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड सीट पर हार झटका जरूर है, लेकिन 4 सीटों पर जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरपूर है। एमएलसी चुनाव में जीत को सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों में जनता की गहरी आस्था करार दिया है। ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाए। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव हुए हैं और मैं सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ और जनता की बेहतरी के लिए सब काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। 4 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से, हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कमी रह गई है बातचीत करके आपस में उसे दूर करेंगे। जाहिर है कि भाजपा एमएलसी चुनाव के नतीजों को लोकसभा चुनाव के ट्रेलर की तरह देख रही है और संदेश दे रही है कि जनता का भरोसा भाजपा पर बना हुआ है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड क्षेत्र में सपा चौथे नंबर पर रही। यहां सपा प्रत्याशी प्रियंका यादव को 670 वोट ही मिल पाए। यह वही सीट है जहां से सपा ने अपने मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन अखिलेश यादव को यह हार शायद बुरी ही लगेगी। उन्होंने एक बार फिर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर बेईमानी के चुभने वाले आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा चुनाव में जीत को विकासवादी राजनीति की जीत बता रही है और नतीजों को सपा को मुंहतोड़ जवाब बता रही है। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में सपा की हार ने सियासत में नई तकरार छेड़ दी है। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में 4 पर भाजपा को जीत मिली, जबकि कानपुर शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की। विधान परिषद के इन नतीजों पर अखिलेश यादव चुनाव में बेईमानी वाली किताब खोलकर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें, ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए।
बगल का जिला है लखीमपुर, जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। मतलब ये कि अखिलेश यादव को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। विधान परिषद चुनाव पर उनका बयान कमोबेश वैसा ही है जैसा उन्होंने विधान परिषद चुनाव के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर दिया था। उधर भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में मिली जीत को रामचरितमानस विवाद से जोड़ दिया है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का तर्क है कि जो रामचरितमानस का अपमान करेगा, जो समाज को बांटने का काम करेगा, जनता उसका साथ नहीं देने वाली। तो रामचरितमानस का इस प्रकार से अपमान करेंगे, प्रदेश की, देश की जनता की आस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका क्रमशः और भी अधिक पतन होना ये बिल्कुल निश्चित है। वैसे भी जनाधार वो खो रही है निरंतर। विधानसभा के चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें, 400 सीट इस पर वो रहते थे, लेकिन जनता ने उनको जो है जैसा वो डिजर्व करते थे उस प्रकार की सीटें उनको दी। ये जनता खूब अच्छे तरीके से समझती है, और जब जब लोगों ने आस्था के ऊपर प्रश्न उठाया तो लोगों को मुंह की खानी पड़ी। ये आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने का मतलब यह है, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं, विकृत मानसिकता का परिचायक है, और इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। दरअसल परिषद चुनाव में मिली जीत के बहाने भाजपा संदेश देना चाहती है कि जमीन पर अब भी माहौल पार्टी के पक्ष में है और रामचरितमानस विवाद से सपा को नुकसान हुआ है। भाजपा का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नतीजे भाजपा के ही पक्ष में होंगे। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन एक कम रह गई, कहीं चूक हो गई? नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव के नतीजे जाहिर तौर पर भगवा खेमे का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उधर हार से निराशा के बाद सपा नतीजों पर मंथन की दलील दे रही है। देखिए, तो बैठ के डिस्कशन होगा और उसके बाद देखा जाएगा कहाँ हम लोगों से चूक हो गई है। अभी क्योंकि सारे लोगों से बात करके, प्रत्याशियों से बात करके पार्टी फैसला करेगी, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। ये तो ज़िंदगी में चांस आते रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हार भी हो जाती है और सीटें सब जीतती भी है। अब ये बहरहाल अब ये सब चीज़ ये पार्टी के अंदर रखने की चीज़ है, ये आपको बताने की बात नहीं। जाहिर है सपा को अब अपनी रणनीति पर मंथन करना होगा, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में हार से सपा ने विधानमंडल के ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने का मौका भी गंवा दिया। दूसरा, आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जमीन पर तैयारी तेज कर दी है। भाजपा ने अपने लक्ष्य में ऐसे वोटरों को भी जोड़ा है जो पहली बार वोट डालने पहुंचेंगे। दरअसल युवाओं को साधने के लिए भाजपा ने रोजगार मेले की शुरुआत की है। आज सरकार ने आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेला लगाया, जिसके जरिए 18 से 29 साल के युवाओं को सरकार की नीतियों, योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस तरह की प्रक्रिया सभी 403 सीटों में होगी, यानी सरकार ने एक एक विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों वोटरों को अपना बनाने की कोशिश तेज कर दी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता में काबिज भाजपा सरकार से विपक्ष के अनगिनत सवाल हैं। इस बीच भाजपा सरकार मेले के जरिए रोजगार के रास्ते पर चल निकली है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं को साथ लाने की उम्मीद के साथ भाजपा सरकार का लक्ष्य मार्च महीने के आखिर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित करने का है, जिसकी शुरुआत आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से हो गई। मार्च महीने में कार्यक्रम संपन्न होंगे और मार्च बीतते बीतते पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जो बेरोजगारी की समस्या है उसके समाधान के लिए हम रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं।
प्लान के मुताबिक हर एक दिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। रोजगार मेले में योगी सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद शामिल होंगे। सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का दावा है कि मार्च 2022 में भाजपा सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से अब तक 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया गया है और अब रोजगार मेले के जरिए इस आंकड़े को और बड़ा करना है। अभी 1 साल भी सरकार को नहीं हुआ है और 1 लाख से ऊपर बेरोजगार नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में हमने सेवा आयोजित करने का काम किया है। तो ये उसी क्रम में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि योगी सरकार की रोजगार मेले वाली कवायद को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा उन युवाओं को अपने साथ लाने की कोशिश में है जो 2024 में पहली बार मतदान करेंगे या फिर जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। दरअसल 18 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या यूपी में 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है। कहा जा रहा है कि यही वो आंकड़ा है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने पक्ष में लाना चाहती है। सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया है और इसकी शुरुआत आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से होती है। सरकार की योजना है कि इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा। रोजगार मेले का आयोजन करके सरकार कहीं न कहीं युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। भले ही विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाता रहा हो कि रोजगार को लेकर के सरकार फेल है, लेकिन सरकार इस मेले का आयोजन करके ये बताना चाह रही है कि हम युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और खासतौर से युवाओं के रोजगार के लिए चिंतित हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत आजमगढ़ जिले से की है। 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा चुनाव हार गई थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि आजमगढ़ सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा 2024 से पहले कमजोर क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी का इससे साफ इनकार है। 2024 की तैयारी तो हम करेंगे ही, हम क्यों नहीं करेंगे 2024 की तैयारी। और स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टि में रखकर कोई योजना नहीं चलाती, कोई अभियान हम नहीं चलाते हैं। ये निरंतर प्रयास और निरंतर सरकार का काम चलता रहता है। अभी 20 लाख करोड़ के इन्वेस्ट का लक्ष्य लेकर इन्वेस्टर समिट हम करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार रोजगार मेले के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में युवाओं को उद्यमी बनाने के गुर सिखाने के लिए रिटायर्ड IAS, IPS, IFS अधिकारी और शिक्षाविदों की ड्यूटी लगाने जा रही है, जो कि छात्रों को सरकार की नीतियों, योजनाओं और स्टार्टअप शुरू करने की जानकारी देंगे। इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा वालों को निकायों में इंटर्नशिप का मौका देने की तैयारी है। मतलब योगी सरकार का पूरा फोकस नौजवानों पर है। ABP गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।